गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपकी विश्व राजनीति की जो किताब है, राजनीति विज्ञान की दूसरी किताब, उसका पहले पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस पाठ में, क्योंकि ये विश्व राजनीति से संबंधित है और इसमें जो बहुत सारी बातें हैं वो आपकी कक्षा 11 से भी शब्दावली से इससे मिलती जुलती हैं। तो आप इसको शुरू करेंगे। अध्याय 1, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो अब इस पाठ में देखिए, आप इस पाठ को पहले तो आपने खुद पढ़ना है और फिर इस वीडियो को देखते हुए ध्यान से आपको ये समझना है कि किस पेज में, किस हेडिंग के नीचे कौन कौन सी बातें जो हैं वो मुख्य हैं। जैसे कि हम देखते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति, ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है, यानी और यही आप इस तरीके से देखें कि जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, यानी आप अगर ध्यान से दें कि दुनिया ने दो बड़े विश्व युद्ध देखे हैं 20वीं शताब्दी में। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। तो इन दो विश्व युद्धों के बाद दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए और उसके बाद जो नई व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में किस तरीके से देशों ने अपनी भूमिका निभाई, तो वो इस पाठ में हम देखेंगे। तो शीत युद्ध का दौर उसी दौरान की घटना है, यानी विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या क्या विश्व में जो परिवर्तन आए उस दौरान की जो घटनाएं हैं उसे वो शीत युद्ध के दौर की घटनाएं कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि महाशक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व। ठीक है, तो ये जो दो महाशक्तियां हैं जो विश्व युद्ध के बाद उभरी, तो इनका वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। ठीक है, और फिर हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नई विचारधारा के रूप में इन दोनों राष्ट्रों को जो दबदबा था उसको चुनौती दे रहा था। और इसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे कि नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से स्थापित हुई। ठीक है, और इसमें क्या प्रयास किए गए, तो ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अब देखिए इसमें शुरुआत करते हैं हम क्यूबा का मिसाइल संकट। और हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लगभग क्यूबा के मिसाइल संकट से मिलता जुलता आ जाता है, चाहे वो 4 नंबर में आए, चाहे 6 नंबर में आए, 2 या 1 नंबर में आए। तो इनकी तारीखों को हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, अब आप इस नक्शे पे ध्यान से देखिए, ये जो नक्शा है ये सफ़ेद रंग में जो आपको दिख रहा है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे, ठीक है, एक जो सफ़ेद कलर का दूसरा जो टापू सा है, ठीक है, ये है जो सबसे छोटे वाले गोले के अंदर दिख रहा है, वो है क्यूबा। उसमें लिखा भी हुआ है अंग्रेजी में CUBA, क्यूबा। तो इसको ध्यान से देखना। तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जस्ट नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई तो देखते हैं हम। देखिए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं और फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और क्या हुई। लेकिन अभी हम क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में है। देखो, तो क्यूबा में राष्ट्रपति का जो नाम है वो है फिदेल कास्त्रो है। ठीक है, फिदेल कास्त्रो की सरकार का डर है कि अमेरिका उसकी सरकार का तख्ता पलट कर देगा, यानी अमेरिकी अपने काबू करने के लिए उसकी सरकार को वहाँ से गिरा देगा। अब क्यूबा का जो जुड़ाव है वो सोवियत संघ से है। सोवियत संघ जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, उससे उसका कूटनीतिक संबंध है, वो उससे वित्तीय सहायता भी लेता है। ठीक है, और सोवियत संघ के जो नेता हैं, ठीक है, उनका नाम है निकिता ख्रुश्चेव। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, शीत युद्ध के दौरान क्यूबा जो कि अमेरिका के निकट है उसको एक अपने सैनिक अड्डे के रूप में ये रखते थे और यहाँ पे अपनी परमाणु मिसाइलों की इन्होंने तैनाती कर दी। तो ये घटना है 1962 में। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इन हथियारों की तैनाती से
पहली बार अमेरिका, अब आप देख सकते हैं ये जो गोले बने हुए हैं इस फोटो में, तो क्यूबा से और कहाँ तक मिसाइल का अगर क्यूबा से अगर परमाणु मिसाइल दागी जाएगी तो कहाँ तक वो जाएगी इसका अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये जो है पहला एक गोला, ठीक है, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, इस तरीके से हम देख सकते हैं इनमें। अब आप देखिए पूरा अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पे था पहली बार। अमेरिका को 3 हफ्ते बाद इसकी भनक लगी, अमेरिकियों को, ठीक है। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार, ठीक है, ये बताने में हिचकिचा रहे थे कि क्या करना चाहिए आगे। तो इससे ये हुआ क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमने बता दिया और हम अमेरिका ने भी अपनी परमाणु हथियारों को आगे कर दिया तो एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, और जिसमें कि मुख्यतः परमाणु हथियारों का ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुई कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए और वो भी परमाणु हथियारों के साथ, इस स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और अगर विश्व में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता तो इससे पूरी दुनिया को खतरा था और पूरी दुनिया में बेचैनी सी पैदा हो गई, ठीक है। लेकिन अंततः दोनों पक्षों में युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों को वापस बुला लिया और अमेरिका ने भी अपने जहाज़ों का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जब हम देखते हैं कि शीत युद्ध, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौर में शीत युद्ध जो था वो चरम बिंदु पर था, और सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है, तथा इनके जो छोटे देश जो साथी थे वो सब इसके बीच में क्या थे, तनाव में थे। सौभाग्य ये हुआ कि तनाव पूरी तरह से टल गया, ठीक है। छोटे मोटे युद्ध छोटे मोटे देशों में चलते रहे, बिल्कुल कभी युद्ध बंद नहीं हुए, युद्ध चलते रहे, लेकिन कभी भी उन युद्धों ने महायुद्धों का रूप नहीं लिया, ठीक है। वो किसी एक विशेष क्षेत्र की वजह से या विशेष कारणों की वजह से हमेशा रहे, लेकिन किसी ने भी कभी विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़ा, ठीक है। तो शीत युद्ध जो है वो सिर्फ जोर आजमाइश या सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। तो विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो जीवन को सूत्रबद्ध करने का जो सबसे बेहतर सिद्धांत है वो कौन सा होगा। यानी कि 2 सिद्धांत उस समय उजागर हुए विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। तो जो पश्चिमी गठबंधन था, यानी पश्चिमी जो राष्ट्र थे जिसका अगवा अमेरिका था, और यह जो गुट था वो उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीबाजी का समर्थक था। यानी उदारवादी लोकतंत्र जिसको हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, और पूंजीवादी इसके बारे में भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, तो इसका समर्थक था। जबकि जो पूर्वी इलाका यानी पूर्वी गठबंधन का जो अगवा सोवियत संघ था वो इस गुट का प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए था, ठीक है। तो ये जो 2 विचारधाराओं की भी लड़ाई थी जिसको हम शीत युद्ध के दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती उस टाइम पे थी। तो अब हम देखेंगे शीत युद्ध क्या है। तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, ठीक है। अब देखो कहानी थोड़ा पीछे की तरफ गई कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। इसमें 2 देशों की अगुवाई में, जैसे कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई, तो मित्र राष्ट्र की अगुवाई जो थे यानी 2 गुट थे उसमें, एक था ध्रुवी और एक मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्र जो थे उसमें जर्मन, इटली और जापान थे, और एक तरफ था मित्र राष्ट्र जिसमें कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो ध्रुवी राष्ट्र की अगुवाई में जर्मनी, इटली और जापान में इन्होंने तो घुटने टेक दिए, और जब 1945 में हमने उनके ऊपर बॉम्ब गिराया, यानी अमेरिका ने जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत वहीं पे हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद अब कई अटकलें लगाई गई कि बम गिराने की क्या ज़रूरत थी, जापान तो मतलब सरेंडर करने ही वाला था, ठीक है।
जिसको हम कहते हैं कि हथियार डालने ही वाला था, लेकिन बम गिराने से क्या फ़ायदा हुआ। तो कई मानते हैं कि बम गिराने से अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन रूस के सामने करना चाहता था, ताकि उसको ये पता चले, या सोवियत संघ के सामने करना चाहता था, ताकि उसे पता चले कि नए विश्व का जो ये निर्माण हो रहा है उसमें अगुवाई अमेरिका करेगा पूरी दुनिया की। लेकिन कई जो अमेरिका के समर्थक हैं उनका यह मानना है कि अमेरिका ने बम इसलिए गिराया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विश्व युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और जो आर्थिक जो हानि है वो कम से कम की जा सकेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी अटकलें उस समय लगाई गई। ठीक है, तो ये था अभी तक का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में हमने बात। तो अब जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो शुरू हुआ वो था 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।